तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा जो क्लास है वही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे पॉइजन्स रेशियो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम अभी डिस्कस नहीं किए थे, पिछले क्लास में भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे, तो मैंने कहा था कि नहीं, लास्ट में हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मैंने रखा है, वो हम आखिरी डे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा होगा। बहुत इजी सा चैप्टर है, कोई बहुत टिपिकल चैप्टर भी नहीं है, बहुत ज्यादा टफ चैप्टर भी नहीं है, आसान सा चैप्टर है। तो आई होप के आप सबके लिए चैप्टर अच्छा ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, एक होता है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है कि आप स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में तो पढ़े होंगे बेटा। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, है ना। तो मान लीजिए कि कोई बॉडी है बेटा, ये एक बॉडी है या एक ये वायर है मान लीजिए, ठीक है ना। अब इस वायर की बेटा ओरिजिनल लेंथ जो है एल है, ठीक है ना। इनिशियल कह लीजिए या ओरिजिनल कह लीजिए, इसकी लेंथ एल है। अब आप इस पे क्या कर रहे हो बेटा? फोर्स लगा रहे हो, है ना। तो इस वायर की लेंथ क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब वायर की लेंथ तो चेंज होगी, मैं मान लेता हूं कि इसका डायमीटर जो है बेटा, इस वायर की जो डायमीटर है वो डी है। इनिशियल या ओरिजिनल डायमीटर, कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, है ना। तो अब यहां पर क्या होता है कि जब भी किसी चीज को आप खींचते हो, है ना, स्ट्रेच करते हो या इलोंगेट कह लो, है ना, कंप्रेस भी करते, तो जब भी किसी चीज को हम इलोंगेट करते हैं, खींचते हैं, तो वो लंबी होती है। लंबी होती है तो क्या होता है? पतला होता जाता है ना। उसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होता है। जैसे वायर वगैरह को लेके अगर आप खींचे होगे, है ना, तो क्या हो गया होगा? रिड्यूस हुआ होगा, उसका क्या हो गया? पतला हुआ होगा। तो अगर आप खींच देते हो, मान लो आप इसको एल डैश, यानी ये इतना लेंथ खींच जाता है, थोड़ा सा आप खींच दिए, तो इसकी डायमीटर क्या होगी? थोड़ी कम हो जाएगी। तो मैं मान लेता हूं कि इसकी डायमीटर जो है डेल्टा डी से चेंज हो गई। चेंज माने डेल्टा डी कम हो गया, जो उसमें चेंज आया वो डेल्टा डी का आ गया, ठीक है ना। और यहां पर इसकी लेंथ भी चेंज हो गई, क्योंकि लेंथ इलोंगेट हो गई। और कितनी लेंथ इलोंगेट हो गई बेटा? डेल्टा एल मान लेता हूं मैं, तो चेंज इन लेंथ, है ना। इतना लेंथ क्या हो गया? वो बड़ा हो गया। और जैसे लेंथ बड़ा हुआ, जैसे जैसे किचन बचपन में कोई प्लास्टिक वगैरह को लेके खींचे होगे तो क्या होता है? क्या पतला होता गया होगा। जितने ज्यादा आप उसको खींचते गए उतने पतला होता गया होगा, है ना। तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो लग ही रहा है, क्यों? क्योंकि लेंथ चेंज हो रही है। तो हम बात किए थे ना पिछले क्लास में, याद करो कि हम लोग बात किए थे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ बाय डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। किसी चीज को हम खींचेंगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी स्ट्रेस की वजह से। और उस स्ट्रेन, स्ट्रेस की वजह से उसमें स्ट्रेन डेवलप होगी। और उस स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ इसी डायरेक्शन में स्ट्रेन नहीं लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेन लग रहा है। जैसे मान लो एक वायर है, मैं इसको खींच रहा हूं, तो भाई लंबा तो हो ही रहा है, साथ में इसकी डायमीटर भी घट रही है। या इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में वो भी आ सकता है। तो कंप्रेस करोगे तो उसकी डायमीटर थोड़ी बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब कि दोनों डायरेक्शन में, यहां तो मेरा लग ही रहा है, इस डायरेक्शन में तो मेरा लग ही रहा है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में तो मेरा काम हो ही रहा है। साथ में साइड में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वहां पर भी मेरी क्या हो रही है? डायमीटर रिड्यूस हो रही है। यानी इस डायरेक्शन में भी एक स्ट्रेन लग रहा है, ये वाला, ये तो लग ही रहा है, लेंथ तो ज्यादा लग रहा है। तो ये जो डायरेक्शन, जो डायमीटर वाले डायरेक्शन में जो स्ट्रेन लग रहा है, इसको हम बोलते हैं बेटा लैटरल स्ट्रेन। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? लैटरल स्ट्रेन, ठीक है ना, लैटरल स्ट्रेन। और लैटरल स्ट्रेन क्या हो जाता है? चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, है ना। अब स्ट्रेन तो पता ही है आपको, रामबाण चीज मैंने पिछले क्लास में बताया था कि स्ट्रेन की जब भी बात होगी तो आपको क्या करना है? चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। तो चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर। सिमिलरली लेंथ का भी चेंज हो रहा है बेटा, तो लेंथ के चेंज को हम क्या बोलेंगे बेटा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल क्या होता है सर? वही ना, डायमीटर के लॉन्ग, इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन लग रहा है, आप खींच रहे हो ना, इस डायरेक्शन में भी कंप्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में भी इफेक्ट हो रहा है। तो इस डायमीटर वाले डायरेक्शन में जो इफेक्ट हो रहा है उसी को हम कहेंगे लेटरल स्ट्रेन। क्लियर है? क्लियर है बेटा? बोलिए हाँ यस। या ना। तो लेटरल स्ट्रेन पता ही है, लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। यहां पर मैं क्या करता हूं? माइनस लगा देता हूं। माइनस क्यों लगाया बेटा? क्योंकि डायमीटर कम हो डायमीटर जाएगी। कम होगी ना, फाइनल वैल्यू कम है। डायमीटर घटेगी। घटेगी तो चूंकि स्ट्रेन की वैल्यू हम जनरली चाहते हैं कि पॉजिटिव आए। हालांकि ये मैं पिछले क्लास में बताया था कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब इट्स नॉट कंपलसरी, इट्स नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल्स कि आप नेगेटिव लगाओ ही लगाओ, बट इट बेटर टू पुट द नेगेटिव, क्योंकि प्रैक्टिकली स्ट्रेन की वैल्यू पॉजिटिव रखनी होती है।
है ना, निगेटिव हो सकती है बट प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, निगेटिव लगा देते हैं। क्लियर है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। सर अब आता है पॉइजन्स रेशियो बेटा, सिंपल सर सा फंडा है भाई। तो पॉइजन्स रेशियो क्या हो जाएगा, एकदम आराम से पढ़ लीजिए, और वो हो जाएगा बेटा लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन क्या है, ऊपर फॉर्मूला देख लीजिए, माइनस चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय, स्ट्रेन का तो मतलब ही होता है, स्ट्रेन अगर जब वर्ड आए तो बस एकदम दिमाग में बैठा लो सर, चेंज बाय ओरिजिनल, बस दिमाग, और कोई फंडाई और कुछ नहीं है इसका। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पर क्या हो जाए बेटा, माइनस चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर, ये वाला लेंथ ऊपर चला जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा। फॉर्मूला बन गया, किसी को कोई इश्यूज यहां तक, नो लैब सर। इश्यू हो गया। एनीबॉडी हैव एनी इश्यूज, हाँ या ना, संगम, सौरभ, कुंदन, उदय? नो सर। ओके, नो नो सर। अब नो सर, ओके क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला याद हो गया, और फॉर्मूला याद भी नहीं है ना तो गोली मारो उसको, गोली मारो। सिंपल मैं आपसे पूछूं कि बेटा पॉइजन रेशियो क्या होता है, ये नहीं भी याद ना तो 1 मिनट में आप रफ में डिराइव कर सकते हो। कैसे, लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल होता है डायमीटर का चेंज और लॉन्गिट्यूडनल होता है लेंथ का चेंज। ये तो पिछले लॉन्गिट्यूडनल तो हम पिछले क्लास में भी पढ़े। अब चूंकि यहाँ पर एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ बेटा आपको, पॉइजन रेशियो आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो पॉइजन रेशियो मेरा क्या आया है, माइनस चेंज इन डायमीटर लेंथ बाय ओरिजिनल डायमीटर इनटू चेंज इन लेंथ, यही है। अब चूंकि डायमीटर का चेंज होगा तो मेरे को एक बात बताओ बेटा कि डायमीटर का चेंज होगा तो रेडियस का चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा सर। सी बात है, द रेडियस इज रिलेटेड टू डायमीटर, है ना। रेडियस, डायमीटर रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली सी बात है बेटा रेडियस भी रिड्यूस होगा। तो डायमीटर में डेल्टा डी बाई डेल्टा डी हो रहा है, तो इसके इक्विवेलेंट डेल्टा आर बाई आर भी हो सकता है, चेंज इन रेडियस भी हो जाएगा, उसी रेशियो में होगा, है कि नहीं। तो आप इस पॉइजन रेशियो को अगर डायमेंशन के फॉर्म में दिया है तो वेल एंड गुड, बट क्वेश्चन आपको रेडियस के फॉर्म में भी पूछ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कर दोगे, माइनस डेल्टा आर बाई आर इंटू ओरिजिनल लेंथ इंटू चेंज इन लेंथ। ओके, क्लियर है बेटा, हाँ या ना बोलिए? यस यस सर। सर। ओके, गुड इवनिंग भानु। तो यहां पर बेटा एक बात बताइए, ये फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, पॉइजन रेशियो वेरी सिंपल। अब मुझे एक बात बताइए कि पॉइजन रेशियो की यूनिट क्या होगी, कोई भी आदमी मेरे को बताइए। डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस। मैं यूनिट पूछ रहा हूँ, यूनिट लेस। यूनिट लेस। यूनिटलेस, क्योंकि ऊपर भी स्ट्रेन नीचे भी स्ट्रेन। अब ऐसे भी यूनिट होती नहीं है स्ट्रेन की, यहां तो यूनिट ही नहीं, अगर यूनिट भी होता तो रेशियो है दो चीज का, कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, पॉइजन रेशियो क्या हो जाएगा, नो यूनिट। आपको पता है यूनिट एंड डायमेंशन में भी आप पढ़े होंगे कि अगर किसी चीज की यूनिट नहीं होगी तो ये भी कंफर्म है कि उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा, नो यूनिट, यानी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस दोनों होगा पॉइजन रेशियो का। किसी को कोई इश्यूज यहां तक? नो सर। नो सर। एकदम देखो, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, अगर फॉर्मूला याद नहीं है बेटा तो लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एकदम दिमाग में बैठा लो, ठीक है। और लैटरल स्ट्रेन चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, और लॉन्गिट्यूडनल तो पता ही है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, क्लियर है सभी आदमी को? चलिए एक और बात यहाँ पे देखते हैं। एक वर्ड होता है बेटा इलास्टिक फैटीग, कभी कभी क्वेश्चन इससे एग्जांपल जो है इसमें आ जाता है, क्या कहते हो एग्जाम में, मतलब 11th के एग्जाम जो फाइनल होते हैं उसमें ये वर्ड आता है। पॉइजन रेशियो तो इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे भी कंपटीशन में भी आ जाता है। तो इलास्टिक फैटीग क्या होता है बेटा, कि आप क्या करो, एक वायर ले लो, ठीक है ना, एक वायर ले लिया और उस वायर से आपने क्या कर दिया, एक डिस्क को उस वायर से रख दिया, माने हैंग कर दिया। सिमिलरली एक और वायर है आपके पास, ठीक है ना, उससे भी आपने क्या कर दिया, एक डिस्क को यहां से हैंग कर दिया। दोनों सिमिलर है, माने दोनों के लेंथ में, दोनों के एरिया में, दोनों के मटेरियल में बिल्कुल मतलब सिमिलर है, दोनों एक जैसा है। यानी ए वाला जैसा है वैसा ही क्या है, बी वाला भी है। अब आपने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया बेटा, और एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि ए वाले को आपने कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करवाया और बी वाले को आपने क्या किया, अनडिस्टर्ब्ड रखा। ए वाले को आपने कंटिन्यूअसली वाइब्रेट किया, बी वाले को आपने अनडिस्टर्ब रखा, यानी कंटिन्यूअसली झुक 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 उसी वाइब्रेटर में रख दिया, वो एकदम दन 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 उसको क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। बी अनडिस्टर्ब्ड है,
ये 5-6 दिन तक आपने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, दोनों को लटकाए हुआ। अब 5 इसके बाद आपने क्या कर दिया, दोनों को वाइब्रेटर बंद कर दिया, ए वाले को आपने वाइब्रेट करना बंद कर दिया। अब 5-6 दिन के बाद आप क्या कर रहे हो, ए पर भी आप ए और बी दोनों को सेम टॉर्क दे रहे हो। मतलब पहले तो आपने ए वाले को वाइब्रेटर में रख दिया, और वाइब्रेटर में रखने के बाद कंटिन्यूअसली उस पर स्ट्रेन लग रहा है, क्योंकि वाइब्रेटर क्या करेगा, उस पर स्ट्रेस लगाएगा, स्ट्रेन की वजह से उसके लेंथ के लॉन्ग या जो भी जैसे भी वाइब्रेट करो कंटिन्यूअसली उस पर वाइब्रेट करता रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपने स्टॉप कर दिया, उसके बाद ए और बी दोनों पे सिमिलर टॉर्क लगा के दोनों को क्या कर दिया, आपने रोटेट कर दिया ऐसे। तो जैसे ही आप दोनों को रोटेट किए ना बेटा, तो आपने देखा कि ए वाला जल्दी स्टॉप हो जा रहा है और बी वाला थोड़ा देर से स्टॉप हो रहा है, मतलब उसमें थोड़ी इलास्टिसिटी ज्यादा है। तो इसी को बोलते हैं इलास्टिक फिटिंग। इलास्टिक फिटिंग का मतलब ये था कि किसी मटेरियल को अगर आप मल्टीपल टाइम्स स्ट्रेन लगा रहे हो या उसको मल्टीपल टाइम उस पर स्ट्रेस लगा रहे हो, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जा रही है, लूज हो जा रही है। जैसे कोई वायर पतली होती है ना, घर में उसको तोड़ना होता है, काटना है, कोई चीज नहीं होता, तो ऐसे 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 करते हो ना बार बार, और वो खींचते हो वायर टूट जाती है, बिकॉज यू आर अप्लाइंग मल्टीपल स्ट्रेन। ड्यू टू मल्टीपल स्ट्रेन उस मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या हो जा रही है, रिड्यूस हो रही है, घट जा रही है, यानी स्ट्रेंथ में क्या हो जा रहा है, लॉस। और ये लॉस किस वजह से हो रहा है बेटा, मल्टीपल स्ट्रेन। यानी ए वाला बी वाला की स्ट्रेंथ ज्यादा है, सेम वायर था, सब कुछ सेम था, लेकिन ए वाले की स्ट्रेंथ क्या हो गई, घट गई, कमजोर हो गई। तो मल्टीपल स्ट्रेन की वजह से इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। इसी को हम बोलते हैं इलास्टिक फिटिंग। जैसे कोई ब्रिज बने होते हैं, बहुत मतलब हेवी हेवी टाइप के ब्रिज बने हुए होते हैं, उस पर जब गाड़ियां जाती है तो क्या होता है, वाइब्रेट करता रहता है, करता रहता है, कुछ टाइम के बाद अब ब्रिज के लाइफ के हिसाब से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50-50 साल बाद वो ब्रिज क्या हो जाता है, अब जाने लायक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इतना स्ट्रेन लगते 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 उसका क्या हो गई, उसकी स्ट्रेंथ धीरे 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 क्या हो गई, वीक हो गई। इसको टायर्ड भी बोलते हैं, नहीं थक गया। जैसे इंसान कोई काम कर रहा है ना, वो थक गया, इसी तरह इसको बोलते हैं टायर्ड भी, टायर्ड हो गया। फिटिक का मतलब थक गया, है ना। तो इलास्टिक फिटिक क्या कहोगे बेटा, कि किसी मटेरियल का द लॉस इन स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल व्हेन वी अप्लाइड मल्टीपल टाइम्स ऑन इट, दैट इज नोन एज इलास्टिक फिटिंग। क्लियर है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम इलास्टिक फिटिंग में? एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम, यस और नो बताइए आप लोग। नो सर। एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम, यू कैन टेल मी। नहीं भी प्रॉब्लम है तो भी बोलिए नो सर, सो डेट कि हम आगे बढ़े, ठीक है ना, है ना। चलिए अब यहाँ पे ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया बेटा, इफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ वायर इज, एक वायर है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लग रहा है और पॉइजन रेशियो दिया हुआ है 0.5, कह रहा है उसमें लेटरल स्ट्रेन निकालिए। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कौन सा आंसर होगा, कोई बता सकता है मुझे? सी होगा। हाँ सी, बड़ा सिंपल है। क्या हो जाएगा बेटा, पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए जरा। तो पॉइजन लेटरल रेशियो, स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। यस बेटा, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, ये हो गया। पॉइजन रेशियो कितना दिया बेटा, 0.5, लेटरल स्ट्रेन नहीं दिया, एक्स मान लीजिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना दिया, 0.03, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 0.03, तो कितना हो जाएगा, 2 डेसिमल इधर और 1 डेसिमल इधर, तो 3 डेसिमल रखना पड़ेगा, तो 0.015। ओके, इस न्यूमेरिकल में तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, या किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। सौरभ, निखिल, संगम, किसी को नो कोई सर। प्रॉब्लम नहीं? ओके नो चलिए सर। आगे आगे बेटा चले। यस सर। यस चलिए सर। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा एक हिंट दे देता हूं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, एज अ होमवर्क रखते हैं, क्योंकि अगली क्लास हमारी शायद ट्यूसडे को होनी है ना, उसमें तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, बट ये क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। वैसे मैं स्लाइड भी आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बट फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पे दिया एक रोप जिसकी लेंथ 4.5 मीटर है और उसकी डायमीटर दी हुई है 6 mm। सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने का क्या तरीका है ना बेटा, जब भी न्यूमेरिकल रहे गिवन लिखो पहले एक साइड में, ये आपको प्रैक्टिस के लिए, धीरे धीरे जब ऐसे करते करते आपको न्यूमेरिकल्स बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा कुछ, गिवन लिखो और क्या निकालना है वो लिखो, और फॉर्मूला को जरा कंपेयर करो। नहीं समझ में आ रहा तो सारे फॉर्मूला को एक जगह देखो। ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आदत हो जाएगी। तो आप गिवन लिखो, सर हमको क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, और लेंथ दिया हुआ है 4.5 मीटर।
सिमिलरली मेरे को डायमीटर दिया और वो कितना दिया है 6 mm, तो मिलीमीटर है ना, तो इसको मीटर में चेंज करना होगा, तो 6 इंटू 10 पे पावर -3 मीटर हो जाएगा मिलीमीटर को। उसके बाद में फ्रॉम अ फ्री क्लाइम अ मंकी वेइंग 100 न्यूटन जम्प्स टू कैच अ फाइंड, तो फोर्स लग रहा है, मंकी का जो वेट है वही फोर्स लगेगा ना, mg लगेगा नीचे, तो फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई बेटा 100 न्यूटन। फाइंड द इलोंगेशन इन द रोप, यानी डेल्टा एल, इलोंगेशन का मतलब क्या हुआ डेल्टा एल, है ना। उसके बाद यंग मॉडुलस दिया हुआ है, यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी दी है 4.8 इंटू 10 पे पावर 11, वैल्यू मैं सिर्फ लिख रहा हूं, और पॉइजन रेशियो को म्यू मान लीजिए तो 0.2, ठीक है ना। तो सबसे पहले चेंज इन लेंथ निकाल लो, तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला, यंग मॉडुलस दिया हुआ है, तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। A delta L. तो फोर्स दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है ना, चेंज इन लेंथ तो हमको निकालना ही है, यानी इसको अगर आप अलग फॉर्म में लिखोगे तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस एरिया डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू लेंथ, यही हो जाएगा ना बेटा, बोलिए हाँ या ना तो बोल Yes, दीजिए। yes sir. तो सब Yes. कुछ दिया हुआ है, बस एरिया नहीं दिया हुआ है। देखिए वाई भी, यंग मॉडुलस भी दिया हुआ है, फोर्स भी दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, एरिया कैसे निकलेगा, फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया कौन सा लेते हैं हमेशा, यंग मॉडुलस या स्ट्रेस स्ट्रेन क्रॉस निकालने के लिए सेक्शन, सेक्शुअल क्रॉस एरिया लिखते सेक्शन। हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है बेटा, सर्कुलर होता है ना, तो डायमीटर यस दिया हुआ है सर। आपको, डायमीटर में yes से sir. क्या निकालोगे, पहले रेडियस निकालोगे, रेडियस कितना हो जाएगा r/2, और इसका एरिया कितना हो जाएगा πr², समझ ना। तो यहाँ पर πr² पुट करके पहले एरिया निकालोगे, और एरिया निकाल के यहाँ पे पुट कर दोगे, आपका डेल्टा एल आ जाएगा। सिमिलरली आपका क्या निकालना है बेटा, चेंज इन डायमीटर भी निकालना है, तो पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर इंटू चेंज इन लेंथ इंटू लेंथ। तो सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ तो सब कुछ दिया हुआ है, म्यू भी दिया हुआ है, डायमीटर भी दिया हुआ है, एल और डेल्टा एल पहले वाले से आपका आ जाएगा, तो उसको यहाँ पे पुट करोगे तो चेंज इन डायमीटर आ जाएगा। तो करोगे ट्राई ये वाला क्वेश्चन आप लोग, यस एज अ सर। एज अ Yes sir. होमवर्क मैंने इसको दे दिया है। सॉल्यूशन में भी शायद मैंने नहीं बनाया है इसका सॉल्यूशन, स्लाइड दूंगा तो सॉल्यूशन नहीं है, थोड़ा बहुत हिंट लिखा हुआ है, आप इसको ट्राई करोगे, इफ यू डोंट फाइंड मतलब आपको इससे नहीं बनेगा, तो आप अगली क्लास हमारी ट्यूसडे को होगी 6:30 से 7:30, तो उसमें वी विल डिस्कस। ओके ओके सर। ओके। अब आ जाइए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग वर्क पावर एनर्जी तो पढ़े हैं बेटा आप लोग या नहीं पढ़े, चैप्टर 11 वर्क पावर एनर्जी पढ़े हो आप लोग, Yes sir. यस सर। ओके। तो थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट लगेगा वर्क पावर एनर्जी का, बट नो इश्यूज, कोई बड़ा इश्यूज नहीं है। देखिए यहाँ पर एक लेंथ है, ये वायर है, और इसका लेंथ कितना एल है, ठीक है, यानी इस वायर की ओरिजिनल लेंथ जो है बेटा एल है, ठीक है ना, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो होगा। अब इस वायर पे आपने क्या कर दिया, एक फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाओगे तो ये वायर क्या हो जाएगी, थोड़ी खिंच जाएगी मान लो, तो ये वायर क्या हो गया, खिंच गया, है ना, और मान लो ये कितना से खिंच गया, डेल्टा एल, और उस डेल्टा एल को मैं स्मॉल एल मान लेता हूँ, मान लेता हूँ कि भाई स्मॉल एल लेंथ जो है वो इलोंगेट हो गया, डेल्टा एल भी आप ले सकते हो, मैंने उसको एज ए स्मॉल एल से कंसिडर कर लिया कि स्मॉल एल। अब यहां पर जरा सोचो बेटा, क्या है कि आप किसी वायर को खींच रहे हो, यू आर स्ट्रेचिंग, आप उस पर स्ट्रेस लगा रहे हो या फोर्स लगा रहे हो, देन द वायर इज इलोंगेटेड बाय सम लेंथ, कुछ ना कुछ लेंथ से वायर क्या हो गई, इलोंगेट हो गई, खींच गई, ठीक है ना। अब यहां पर मुझे बताओ कि यू आर डूइंग सम वर्क ऑन द वायर, आप कुछ वर्क को खींचने में उस वायर को चाहे कंप्रेस भी करोगे तो भी, हमेशा हम जनरली इलोंगेट का एग्जांपल ले रहे हैं, बट क्वेश्चन में कंप्रेशन भी आएगा, देन द फार्मूला इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, फार्मूला चेंज नहीं, बट एल लेंथ कंप्रेस हो गया तो वहां पे कंप्रेशन लेंगे, जहां पे इलोंगेशन का जनरली क्वेश्चन जो है वो इलोंगेशन से ही आता है, ठीक है ना, इसलिए हम ज्यादातर बच्चों को समझाने के लिए इलोंगेशन वाला मामला लेते हैं। तो आप जब फोर्स से उसको खींच रहे हो, तो जब आप किसी फोर्स से उसको खींच रहे हो, तो मींस यू आर डूइंग सम वर्क ऑन इट, आप कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हो भाई उसमें, इतना तो तय है भाई। तो जब भी किसी सिस्टम पर हम कोई वर्क करते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। जैसे मान लो कोई चीज है, उसको मैंने उठा के ऊपर रख दिया,
तो आपको पता है कि जब वो हाइट पे चली जाएगी तो उसकी पोटेंशियल काइनेटिक बढ़ जाएगी, है ना? क्यों? क्योंकि आपने उस पर वर्क किया, आपने उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लिफ्ट करने पे आपने वर्क किया। और जितना, जैसे कोई बॉल है स्टेशनरी, अभी उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। आपने उसको ऐसे मारा, वो उसमें वेलोसिटी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी? जितना आपने उस पर वर्क किया। तो वर्क डन इज ऑलवेज, कंजर्वेशन रूल भी कहता है कि आपने वर्क किया, मतलब आपने अपना कुछ एनर्जी उसमें क्या किया? इन्वेस्ट किया। तो आप अपनी जितनी एनर्जी उस पर इन्वेस्ट करोगे उतना वर्क डन उसमें स्टोर्ड हो जाएगा। तो यहां पर भी आप डेल्टा एल खींच रहे हो, तो डेल्टा एल खींचोगे तो वर्क तो कर रहे हो ना, ये तो तय बात है भाई। तो हाउ मच वर्क यू आर डूइंग ऑन द वायर टू स्ट्रेच, दैट योर वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ एनर्जी इन वायर। उसी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? ये बताइए, हाँ या ना? सर वायर की जगह स्ट्रेच्ड वायर आएगा ना? ये वायर है, ये वाला वायर है, और ये स्ट्रेच्ड वायर है। अच्छा, यहां पर बोल रहे हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये ओरिजिनल है आपका, ये जो लिया है ना मैंने बेटा, ये ओरिजिनल है। तो ये अनस्ट्रेच्ड है, मतलब आपका ओरिजिनल था, आपने फिर उसको क्या कर दिया? खींचा। ये खींच के हो गया इतना लंबा। तो आपने उसको खींचने में कुछ वर्क स्पेंड किया, जितना वर्क स्पेंड किया उतना उस वायर में क्या हो जाएगी? एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। दैट इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, क्लियर है अब, या अभी भी डाउट है? नो सर। ओके। नो सर। अब मेरे को क्या, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, कि मुझे कितनी एनर्जी उसमें स्टोर्ड हुई ये निकालनी है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप वर्क डन निकालो, कितना वर्क डन उसमें यूज हुआ, जितना वर्क डन आपने उस पर किया उतनी एनर्जी उसमें क्या हो गई? स्टोर्ड हो गई। तो मैं वर्क डन निकालता हूं। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होना, पहले पहले यहाँ पे मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं। तो सबसे पहले योंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? योंग मॉडुलस इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू लेंथ इंटू क्या हो ए जाएगा? डेल्टा ए एल Area by स्मॉल एल। change of length. एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। अब मेरे को फोर्स निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? योंग मॉडुलस आई ए ए एल अपॉन एल। एल बर्न एल। तो चेंज इन लेंथ को आप क्या मान रहे हो बेटा? स्मॉल एन मान रहे हो। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? योंग मॉडुलस ए स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। इतना फोर्स आप उस वायर पे लगा रहे हो। तो कोई बता सकता है कि ये फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है? यानी जैसे जैसे आप खींच रहे हो फोर्स की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है या कांस्टेंट है? सर वेरिएबल है। वेरिएबल है। Sir, क्यों variable. वेरिएबल है? बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन एक्स, सॉरी एक्स बोल रहा हूँ, एल। अब जैसे जैसे आपकी एल बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, नीचे आते जा रहे हो, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? आपको उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो वर्क डन यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू डी एल। एफ इंटू डी एल। हाँ, वेरी गुड। यानी जैसे आप वर्क पावर एनर्जी में पढ़े होगे, थोड़ा रिमाइंड करा दे कि अगर आपका कांस्टेंट फोर्स होगा तब तो आप सिंपल लगाए होगे एफ कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा लगाए होगे सिंपली। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगा सकते हो? अब यहाँ भी कहोगे सर फोर्स मैं लगा दे रहा हूं और एल लेंथ डिस्प्लेस हुआ तो एफ इंटू एल कर दोगे? नहीं, यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है। वो कांस्टेंट फोर्स रहता था आप सीधे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर बेटा वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन क्या लगाता है? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लगाओगे? एफ इंटू डी एक्स। स्मॉल लेंथ आप डिस्प्लेसमेंट मानोगे, तो मैं भी यहाँ पर क्या मान ले रहा हूं कि वायर जो है एक स्मॉल लेंथ डिस्प्लेस हुआ, और कितना लेंथ डिस्प्लेस हुआ? डीएल लेंथ। चूंकि लेंथ के एल के टर्म्स में ले रहे हैं तो एल, आप डीएक्स भी लगाओगे तो कोई गलत नहीं माना जाएगा, बट मैंने चूंकि लेंथ के टर्म्स में ले रहा हूं, मैं डीएल ले रहा हूं। यानी छोटा सा वायर में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसके थ्रू मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इंटू डीएल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या करेंगे बेटा? एफ की वैल्यू यहाँ रख दो, ये जो वेरिएबल फोर्स आपका आया हुआ है ना? तो वेरिएबल फोर्स की जब वैल्यू रखोगे बेटा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? योंग मॉडुलस एरिया इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू क्या हो जाएगा? डीएल। लेकिन डी डब्ल्यू से तो काम चलेगा नहीं, हमको तो टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम जीरो से लेकर यहां तक क्या है? जीरो लेंथ है, और बॉडी यहां तक स्ट्रेच हो गया, यानी एल लेंथ तक। शुरुआत में तो आपका जीरो था, फाइनली कितना स्ट्रेच हुआ? एल लेंथ स्ट्रेच हुआ, स्मॉल एल, मतलब डेल्टा एल को मैंने एल स्मॉल एल मान लिया है। तो अब आप क्या करोगे? डी डब्ल्यू को टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। तो इंटीग्रेशन यहां से यहां हो गया, इधर भी इंटीग्रेट लगा दो, वाई इंटू एल डिवाइडेड बाई एल इंटू डीएल, और कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट जीरो कर? टू एल। हाँ, जीरो टू स्मॉल एल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है ना? अब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है? जैसे डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, डीवाई का इंटीग्रेशन वाई, डीजेड का इंटीग्रेशन जेड। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? डब्ल्यू। यहाँ पर क्या वाई कांस्टेंट है, आई ए अपॉन एल बाहर। हाँ,
ओरिजिनल लेंथ कांस्टेंट है तो ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा, बाहर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई ए डिवाइडेड बाई एल, और आप क्या से कहाँ लगाओगे, 0 से एल, क्या हो जाएगा, एल इंटू डी एल। यही बच जाएगा ना, यही बच जाएगा ना बेटा, यस सर। है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा, अब यहाँ पे बताओ मुझे कि आप वर्क डन निकालोगे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वाई इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन में हमेशा क्या होता है, किसी को मालूम है? सर पॉइंट टू। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। अगर आप एक्स डीएक्स कर रहे हो बेटा, ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये पावर है, मान ले कुछ भी जो भी पावर है, तो एक पावर इंक्रीज हो जाएगी और जो भी पावर होगी उससे डिवाइड कर देंगे आप, है ना। जैसे जनरल फॉर्मूला, जैसे मान लो आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक पावर ऐड करोगे यानी 2+1 डिवाइडेड बाई जो भी पावर रहेगी उससे डिवाइड करोगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। ये इंटीग्रेशन का रूल है, ठीक है ना। ये आप बेसिक मैथमेटिक्स में शायद शुरुआत में जब 11th क्लास किए होंगे तो वहां पे पढ़े होंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एल पे एल नहीं कुछ है, तो इसका मतलब इस पे पावर कितनी है, 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, एल पे पावर 2, और जो इंटीग्रेशन करोगे उससे डिवाइड कर दोगे, लिमिट पुट करोगे 0 से लेकर एल तक, ठीक है ना, समझिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा लिख दे रहे हैं, W इज इक्वल टू हमारा क्या आया है, योंग मॉडुलस एरिया लेंथ, और क्या इंटीग्रेट किए हो, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कहां से कहां तक लिमिट रखे हैं, 0 से लेके एल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, योंग मॉडुलस एरिया अपॉन लेंथ इनटू, एक बार फाइनल वैल्यू रखोगे एल स्क्वायर बाई 2, अब माइनस करके एक बार क्या रखेंगे, इनिशियल वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, योंग मॉडुलस एरिया अपॉन लेंथ इज इनटू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन में सिंपल करना है, फोर्स निकाल लो योंग मॉडुलस से, और उसको क्या कर लो, ये कर लो, क्या कहते हो, इंटीग्रेट कर लो, आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या कर सकते हो आप, एक और फॉर्मूला देखो, यहां पर अब क्या लगा सकते हो, y इंटू ए बाई एल इंटू एल कर सकते हो। सॉरी यहाँ पे 2 भी होगा ना, 2 रह गया यहाँ पे, 1/2 हो जाएगा, एक एल को इसके साथ ले लिया, इस ये क्लियर है ना, मैंने क्या किया है, एल स्क्वायर था ना, तो एक एल यहाँ यस पे सर। लिख दिया, एक एल यहाँ पे लिख दिया, तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा मेरा, जरा बताओ, ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, y इंटू एल, देखो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू नहीं, फोर्स यंग मॉडुलस तो है ही बेटा इसमें ना, ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, सर देखो ये वाला देखो, फोर्स यंग मॉडुलस एरिया लेंथ बाई लेंथ, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, एफ की वैल्यू हो जाएगी जो आप लगा रहे हो। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 फोर्स इंटू लेंथ, एक ये हो गया, और यही वर्क डन आपका एनर्जी के बराबर भी हो जाएगा। तो यहां पर आपका वर्क डन जो है एनर्जी के बराबर हो जाएगा, तो एनर्जी इज इक्वल टू, तो आप ये भी लगा सकते हो ना, 1/2 योंग मॉडुलस ए डिवाइडेड बाई एल इंटू एल स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 एफ इंटू एल, या इसका एक और फॉर्मूला होता है, मतलब आगे इसको आप चेंज भी कर सकते हो, तो ये ऐसे भी हो जाएगा 1/2 इंटू योंग मॉडुलस इंटू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन का स्क्वायर ना, इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। यानी इनमें से कोई भी फॉर्मूला आपको यूज हो सकता है। डन, समझ में आ रहा है बेटा, यस सर। ठीक है ना। ये दोनों ज्यादा यूज होंगे, मैं बता देता हूं एक बार, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, उसी को मैंने स्ट्रेन के टर्म्स में ले लिया, क्लियर है, यस सर। ओके वेरी गुड। अब यहां पे देख लीजिए, एक ये तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, अब इसी में एक होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बेटा, वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम से डिवाइड कर देना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आया है, ये ऊपर वाला फॉर्मूला देख लो बेटा, 1/2 योंग मॉडुलस ए एल स्क्वायर बाई एल इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू एल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया ना, अरे बेटा यस और नो तो बोल लो मुझे, तभी यस मुझे सर। ये वॉल्यूम हो गया, ये ऊपर क्या आ गया, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा ये बेटा, 1/2 योंग मॉडुलस ए एल स्क्वायर, सॉरी ए से ए कट जाएगा, ए हटा देता हूं मैं, ए से ए कट जाएगा,
तो यहाँ पर मैं ए हटा देता हूं, तो एल स्क्वायर ये 1/2 यंग मॉडुलस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, एल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 यंग मॉडुलस, और एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल क्या है, चेंज इन लेंथ, स्मॉल एल क्या था यहाँ पे देखो, चेंज इन लेंथ, सर स्ट्रेन। और स्ट्रेन हो जाएगा ना, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय, तो क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेन का स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। देखिए एक बात हमेशा याद रखो बेटा, क्वेश्चन किसी भी टर्म्स में बेसिक फंडा याद रखो। अगर बेसिक ये भी फॉर्मूला आप याद रखोगे तो किसी और के फॉर्म में देगा तो आप उलट पुलट के उसको ला सकते हो। मैंने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी है उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ए से एक कट गया तो यंग मॉडुलस स्मॉल एल स्क्वायर बाई कैपिटल एल स्क्वायर हो गया। स्मॉल एल क्या है बेटा, मेरा चेंज इन लेंथ, और कैपिटल एल क्या ओरिजिनल लेंथ, वो स्ट्रेन हो जाएगा। डन, किसी को कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? नो सर। नो ना? नो सर। चलिए, अब यहाँ सर पर एक क्वेश्चन दिया, हाँ बोलिए। मुझे पहले वाली स्लाइड में वो समझ में नहीं आया सर, कौन सा आपने बेटा मुझे? एल बोलिए। और जीरो कैसे लिया इंटीग्रेशन करते वक्त? यहाँ पर बोल रहे हो शुरुआत में? हाँ, एल और जीरो। अच्छा, आपने जब इस फाइनली वायर जब अनस्ट्रेच था तो उसमें लेंथ कितनी इलोंगेट थी? आपने डेल शुरुआत किया, आपने जब स्टार्ट किया तो जीरो से स्टार्ट किया होगा ना। अब पहले फाइनली जीरो फिर डेल्टा एल। नहीं नहीं, डेल्टा एल पूरा पूरा जो उस वायर में खींचा और पूरा जो चेंज हो रहा है ना, मान लीजिए आपके पास शुरुआत में जो आपके पास था 5 रुपए था, ठीक है ना, अभी तो फिलहाल 5 रुपया है, उसके बाद मैं आपके पैसे को चेंज करते जा रहा हूं, तो चेंज तो जीरो से स्टार्ट हुआ ना। इनिशियल तो आपके पास वैल्यू कुछ था, यानी इनिशियल वायर तो यहाँ पे था ही। तो स्मॉल एल क्या रहे हो आप, चेंज इन लेंथ, तो चेंज क्या हुआ, अब यहां से चेंज होना शुरू हुआ, फाइनली कहां तक चेंज हुआ, कैपिटल एल तक चेंज हुआ। फाइनली जो लेंथ बढ़ी 5 सेंटीमीटर तक बढ़ गई। तो बढ़ना कहां से स्टार्ट हुई, यहां तक तो आप ओरिजिनल मान ही रहे हो, ओरिजिनल से जो चेंज हो रहा है ना, आप उस चेंज को काउंट कर रहे हो। तो जीरो से लेकर वो कितनी तक बढ़ गई, 5 सेंटीमीटर तक बढ़ गई। तो वही जीरो से लेकर, जीरो तो आपका इनिशियल पॉइंट है, यहां से लेकर वो फाइनली कहां तक खींची, स्मॉल एल लेंथ तक खींची। ठीक है अंकित बेटा, अब समझ में आया जीरो से एल क्यों ले लिए? अच्छा, इनिशियल से फाइनल तक लेना है। हाँ, इनिशियल से फाइनल, इंटीग्रेशन हमेशा होता है इनिशियल टू फाइनल, लोअर लिमिट और अपर लिमिट उसको बोलते हैं। तो लोअर तक का जीरो से स्टार्ट होगा, अपर वायर कहां तक गई, लास्ट कहां कितना तक इलोंगेट किया, स्मॉल एल तक डेल्टा। है ना। ठीक है, हाँ डेल्टा एल जिसको आप स्मॉल एल बोल रहे हो, ठीक है। हाँ ठीक है, अब समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिंपल से देख लीजिए, एआई ट्रिपल ई का क्वेश्चन है 2003 का। अब तो एआई ट्रिपल ई नहीं होता है, उसी को जेई मेंस के नाम से कहा जाता है, बट पहले एआई ट्रिपल ई होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहते थे उसको। तो यहाँ पर क्या दिया है, वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड स्ट्रेच्ड बाय अटेंडिंग अ वेट। एक वेट दिया हुआ उस पे, यानी एक वायर है, कुछ ना कुछ उसका लेंथ होगा, उस पे आपने क्या दिया, फोर्स दिया, यानी वेट, और उसका वेट, वेट मतलब फोर्स। तो द वायर इज स्ट्रेचेड बाय 1 mm, यानी वो कितना लेंथ से स्ट्रेच, स्मॉल एल मान लीजिए उसको, या डेल्टा एल भी मान सकते हो। कितना हो गया बेटा, 1 mm। तो क्या करे, एनर्जी स्टोर। तो जरा पीछे में यार कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एनर्जी स्टोर का कौन सा सर फॉर्मूला, हाफ, सर हाफ हाफ इंटू एफ फोर्स, इंटू स्मॉल एल। ये वाला लगेगा ना बेटा, क्योंकि आपको फोर्स दिया है और कितना वो खींच रहा है, तो कितना जो खींच रहा है उसको आप क्या मान रहे हो, स्मॉल एल मान रहे हो। तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 इंटू जो फोर्स लगा रहे हो और जो चेंज इन लेंथ हो रहा है वो। तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/2, फोर्स की वैल्यू कितनी है 200, और स्मॉल एल कितना है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 10 पे 10 की पावर, पावर -3। है ना। तो आप इसको क्या लिखोगे, 10 पे पावर -3। तो ये कट जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा ना। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 2, 10 100 को क्या लिख सकते हो, 10 पे पावर 2 इंटू 10 पे पावर -3, क्या बच जाएगा बेटा, 10 पे पावर 10 की -3, पावर -1। इसको 1/10 लिख सकते हो, 0.12। ठीक है, यहां समझ में आया यस सर। अंकित, समझ में आया बेटा आपको ये वाला, या अभी भी डाउट है आपका प्रीवियस क्लास ये से रिलेटेड?
अंकित डाउट है बेटा अभी आपको? हाँ, ये पहले यू नहीं ना, यू के लिख रखा है। यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इंडिकेट एनर्जी को इंडिकेट करते हैं यू से, पोटेंशियल एनर्जी को वर्क पावर एनर्जी में भी तो पढ़ोगे, यू से इंडिकेट करते रहोगे पोटेंशियल एनर्जी को। जैसे एफ को, फोर्स को एफ से इंडिकेट करते हैं, वैसे यू को पोटेंशियल एनर्जी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, चलो ठीक। आगे। ओके, ये वाला बताइएगा आप लोग आंसर इसका। कह रहा है कि एक बॉडी है जिसकी स्ट्रेस एस है और योंग मॉडुलस वाई है, देन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। जरा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का आपको फार्मूला भी दिखा देते हैं, ये वाला फार्मूला यहाँ नीचे, फार्मूला एक बार देख लिए, है ना। अब इस क्वेश्चन को जरा आप आंसर कर सकते हैं, कोई भी आदमी बता सकते हैं मुझे कौन सा आंसर होगा? हाँ, निकाल भी सकते हैं, आप टाइम, मैं आपको थोड़ा 2 मिनट टाइम दे सकता हूँ। देखिए आप जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्या है, चलो मैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख ही देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अभी क्या था, देखो पीछे स्लाइड में आते हैं, 1/2 योंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, यही था ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू योंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो स्ट्रेन में है ही नहीं, ऑप्शन जो चारों दिया हुआ है आपको वो स्ट्रेन में है ही नहीं, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेन हटाना पड़ेगा। हाँ आर्यन, स्ट्रेन को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेन में है ही नहीं मेरा ऑप्शन। तो क्या होता है, योंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्ट्रेस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ जरा, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय योंग मॉडुलस हो जाएगा ना, बोलिए। यस सर। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू योंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर है, तो स्ट्रेन के स्क्वायर पे आपको क्या रखना होगा, ये रखना होगा। तो क्या करोगे आप, स्ट्रेस बाय योंग मॉडुलस का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, गामा इंटू स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, एस, तो क्या कर सर दोगे, एस का डी ऑप्शन स्क्वायर, होगा, डी ऑप्शन। 8 होगा, तो क्या हो जाएगा 2s स्क्वायर बाई, सॉरी 2 नीचे आएगा ना, 2 का। तो आंसर नंबर सिंपल है, जो चीज को देखिए बेसिक फॉर्मूला वही रखना है, आपको याद रखना है। आप अब ऑप्शन के हिसाब से चीजें क्या कर रहा है, रिप्लेस करने के लिए कर रहा है, तो रिप्लेस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके डन। चलिए अब आजिए फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बॉडी के इलास्टिसिटी को क्या करता है, इफेक्ट करता है, क्योंकि पूरे चैप्टर में लगभग हम इलास्टिसिटी के बारे में ही बात कर रहे थे, बल्कि शुरुआत ही इंट्रोडक्शन हम जो ये चैप्टर का किए थे वो इलास्टिसिटी से किए थे। तो सबसे पहला हैमरिंग एंड रोलिंग। हैमरिंग समझते हो ना, हथौड़ा जो मारते हैं। हाँ बोलिए अंकित। सर पीछे वाली स्लाइड दिखा दो, स्क्रीनशॉट लेना। ले लीजिए, ऐसे अभी जस्ट मैं शेयर कर दूंगा स्लाइड, लेकिन ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट बेटा, अंकित हो गया, आगे बढ़े बेटा। चलिए, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी में पहला क्या है, हैमरिंग, बार बार हथौड़ा मारो या उसको रोल कर रहे हो। तो हैमरिंग करने से क्या होता है ना, जब भी किसी बॉडी पे आप हैमरिंग करते हो यानी बार बार हथौड़ा मारते हो, तो उसकी क्या होती है ना, उसका मतलब ये जो होता है, क्या कहते हो आप, लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं या ग्रेन्स होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते हैं। तो हैमरिंग और इससे क्या होता है कि जो मेरे क्रिस्टल ग्रेन्स है, कह लो, पता ही है ना कि जो सॉलिड्स बने होते हैं या मॉलिक्यूल्स बने होते हैं क्रिस्टल ग्रेन, तो वो क्रिस्टल ग्रेन जो है स्मॉलर पीसेस में टूट जाते हैं, ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। तो हमारी इलास्टिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है ना, यानी हैमरिंग या रोलिंग से इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट फैक्टर जो होता है बेटा उसको बोलते हैं एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब होता है किसी चीज को गर्म करके और धीरे 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 उसको ठंडा कर देना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एनिलिंग। यानी कि हीटिंग, क्या कह सकते हो आप, हीटिंग एंड देन ग्रेजुअली कूलिंग, और ये इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं हील इनिंग। तो एनिलिंग से क्या होता है ना, इसमें भी क्या होता है, हमारी इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है। आप फैक्टर्स याद रखना और ये याद रखना, इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी,
डिक्रीज होगी यानी घटेगी। तीसरा क्या बेटा, टेम्परेचर। अगर आप बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, यानी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो उसकी इलास्टिसिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। वैसे भी यंग मॉडुलस क्या होता है, इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। और अगर बॉडी के टेम्परेचर को, कोई भी बॉडी है उसके टेम्परेचर को घटाओगे तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्यूरिटीज। यानी कोई चीज ऐसा है, कोई मटेरियल है और उसमें आपने इम्प्यूरिटीज मिला दिया। जैसे मान लो गोल्ड है, अब गोल्ड में आपने कॉपर की इम्प्यूरिटीज मिला दी है, तो आपको पता है कि इम्प्यूरिटीज वाला कॉपर वाला भी कहीं ना कहीं जाके गोल्ड के मतलब एटम के साथ कहीं ना कहीं तो लिंक होगा। तो जो प्रीवियस लिंकेज था उसका प्यूरिटी में, उसको तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा, भाई वहीं ना जाके कहीं फंसेगा वो। आपने मान लिया कॉपर है उस, सॉरी गोल्ड है, उसमें आपने कॉपर मिलाया तो कहीं ना कहीं जाके तो वो अटैच होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी इम्प्यूरिटीज उसमें आपने मिला दिया, तो उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तो आपने चेंज किया ओरिजिनल को। तो भाई स्ट्रक्चर पे तो इलास्टिसिटी डिपेंड करे, किसी बॉडी की इलास्टिसिटी क्या है, उसके इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रही। तो इम्प्यूरिटीज मिलाने से कुछ भी हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो आप क्या, कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे, मे बी इंक्रीज, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। ओके डन। अच्छा एक 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 ये आता है, क्या कहते हो, इसमें एक एक्सेप्शन है जो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, 11th के एग्जाम में तो नहीं आएगा, एक कंपटीशन में आ सकता है। एक एलॉय होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा इनवर, इनवर, ठीक है ना। टेम्परेचर में एक एलॉय, एलॉय समझते हो ना, जिसमें कई सारे मेटल्स या मेटल और नॉन मेटल का मिक्सिंग होता है, उसको हम एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय इनवर एक ऐसा है जिसकी इलास्टिसिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। अभी मैं लिख रहा हूं ना, इलास्टिसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उसकी इलास्टिसिटी घटेगी, अगर आप टेम्परेचर को घटाओगे तो उसकी इलास्टिसिटी बढ़ेगी। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, इनवर एक ऐसा एलॉय है, ये एलॉय है, एलॉय मतलब मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स या मिक्सिंग ऑफ मेटल और नॉन मेटल। तो इसकी इलास्टिसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, यानी टेम्परेचर घटाओ या बढ़ाओ उसकी इलास्टिसिटी पहले ऐसा ही रहेगी। किसी को फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी में प्रॉब्लम है, क्लियर है यहाँ तक बच्चे? सर एक टेम्परेचर का एक मटेरियलिस्टिक एग्जांपल दे दीजिए। कोई भी मटेरियलिस्टिक एग्जांपल आप ले सकते हो, कोई भी। आप अब जैसे मान लो गोल्ड है, अब गोल्ड को आप खींचोगे तो कूल रहेगा तो जल्दी खींचेगा। या आयरन ले लो, आयरन ठंडा है उसको खींचो, आयरन को गर्म कर दो उसको खींचो, किस 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 कंडीशन में जल्दी खींच जाएगा? गर्म में जल्दी। सर जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज जल्दी खींच गया मतलब उसकी इलास्टिसिटी कम है, अपोज कम कर रहा है ना भाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ जी सर। अब कुंदन कुंदन पूछे थे ना सवाल, कुंदन समझ में आया बेटा? कुंदन हाँ चलो। अब आ जाइए, ये तो कर ही दिया ना, ये ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं। इफ अ वायर इज स्ट्रेच बाय हैंगिंग इट्स वेट, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नेचुरल मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। ये तो क्वेश्चन पिछले मैंने ऊपर हम लोग कर लिए, इसी को है आपको प्रूफ करना है, मैंने एग्जाम आपके 11th एग्जाम में आ सकता है। यहां तक किसी को कोई डाउट? देखिए हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट, उसके बाद मैं इस पे आ रहा हूं, मतलब आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो में क्या बताया, लैटरल स्ट्रेन बाय वन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमीटर डेल्टा वी अपॉन वी। ओरिजिनल डायमीटर। ये क्या होता है बेटा, लैटरल स्ट्रेन होता है, ठीक है ना। पॉइजन रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। सेकंड हम लोग क्या पढ़े हैं, पोटेंशियल इलास्टिक फैटिग, कि किसी मटेरियल को अगर रिपीटेडली हम वाइब्रेट करेंगे तो उसकी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो लूज हो जाएगी, इसी को हम बोलते हैं इलास्टिक फैटिग। उसके बाद हम पढ़े हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू एफ इंटू एल, एल इज द चेंज इन लेंथ, है ना, स्मॉल एल, ठीक है ना। उसको एक और तरीके से आप लिख सकते हो, स्ट्रेन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। और उसके बाद इलास्टिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/2 वॉल्यूम डिवाइड इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है। इसी को किसी और फॉर्मेट में आगे पीछे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, जिसमें हम पढ़े हैमरिंग एंड रोलिंग। हैमरिंग और रोलिंग में क्या होता है कि अगर किसी चीज पर आप बार बार हैमरिंग और रोलिंग करोगे तो उसकी इलास्टिसिटी डिक्रीज होगी।
द नेक्स्ट वन इज एनेलिंग। एनेलिंग क्या होता है? किसी चीज को हीट करके और उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे ठंडा कर देना। तो अगर आप एनेलिंग वाला प्रोसेस किसी मटेरियल में अपनाते हो तो भी उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? कम होगी। सिमिलरली क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उसकी इलास्टिसिटी कम होगी, अगर आप टेम्परेचर को घटाओगे तो उसकी इलास्टिसिटी बढ़ेगी। और इसमें मैंने इनवर एक्लॉय बताया है, जो एक एक्सेप्शन है जिसका टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी इलास्टिसिटी पर। द नेक्स्ट वन इज इम्प्योरिटीज। अगर किसी मटेरियल में आप इम्प्योरिटीज को मिला देते हैं तब उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? इम्प्योरिटीज मिलाएंगे तो क्या होगा बेटा? घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। बढ़ेगी। इम्प्योरिटीज मिलाएंगे तो क्या होगा सौरभ? घट भी डिक्रीज हो सकती है, बढ़ भी सकती है, डिक्रीज दोनों हो सकती दोनों हो सकती है ना, इंक्रीज और सर डिक्रीज। मे बी डिक्रीज या इंक्रीज। हाँ, मे बी। ये क्वेश्चन आया भी हुआ एग्जाम में, ये क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा तो ये इम्प्योरिटीज वाला क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि जनरली बच्चे के दिमाग में क्या होता है, या तो यार घटेगा या बढ़ेगा, तो तुक्का भी मारेगा तो या तो बढ़ने वाले पे बढ़ होगा या घटने वाले पे होगा। तो उसको क्या करेंगे? या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मैंने ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मे बी इंक्रीज, मे बी डिक्रीज, कुछ भी हो सकता है, सिचुएशनल है। किसी मटेरियल में हो सकता है कि आप इम्प्योरिटीज मिलाएं तो उसकी इलास्टिसिटी घट गई, किसी मटेरियल में हो सकता है उसकी इम्प्योरिटीज मिलाए तो उसकी इलास्टिसिटी बढ़ गई। ठीक है, चलिए अब आ जाइए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर। ज्यादा देर का टॉपिक नहीं है, 10 मिनट का टॉपिक है, देन वी विल अब छोड़ देंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट था? ये जहां तक मैंने अभी तक कराया है, नो सर। नहीं ना है? किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी? क्लियर है सब? यस सर। ओके। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व, ये बहुत आसान है, एकदम सिंपल है। देखिए सबसे पहले मैं आप ये डिस्कस कीजिए कि एक हुक्स लॉ बताए रहेंगे। तो हुक्स लॉ क्या कहता है बेटा? कि स्ट्रेस स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। हाँ बिल्कुल सही बात है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये क्या कहता है? हुक्स लॉ। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, ये लॉ एक लिमिट तक फॉलो होती है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, यानी उसके बियॉन्ड या प्रोपोर्शनल लिमिट आप बोल सकते। इलास्टिक लिमिट नहीं बोलो बेटा, प्रोपोर्शनल लिमिट बोलो। यानी कि आप खींच रहे हो खींच रहे हो खींच रहे हो खींच रहे हो, तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो हो रहा है, बट डेट इट एट सम सर्टेन पॉइंट। उसके बाद अगर आप स्ट्रेस लगाओगे तो ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा। जैसे यहां पर देखो ग्राफ दिया हुआ है, इधर किसका दिया? स्ट्रेस का, इधर किसका दिया? स्ट्रेन का। तो ए पॉइंट तक आप जब जा रहे हो, यानी बॉडी को आप ए पॉइंट तक खींच रहे हो, कहां से स्टार्ट किए? 0 से, और कहां तक इलोंगेट के? ए तक। तो यहां तक तो वो क्या फॉलो कर रहा है? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, यानी इस रूल को फॉलो कर रहा है। यानी ए तक ये रूल क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है, यानी ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है। नहीं, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी आप जैसे स्प्रिंग है बेटा आपके पास, अब उस स्प्रिंग को खींच रहे खींच रहे खींच रहे खींच रहे खींच रहे, यहां पर पहुंच गए आप, तो यहां तक तो लॉ फॉलो हुआ। इसके बाद आप खींच रहे हो तो ठीक है, स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू इस सिचुएशन पे नहीं चल रहा है। तो ए तक वो क्या हो रहा है ना? प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी ए तक उस प्रोपोर्शनलिटी को वायर फॉलो कर रहा है या कोई मटेरियल फॉलो कर रहा है, बट ए के बाद वो फॉलो नहीं कर रहा। यानी ए से बी के मैं देखूं, ए से जब बी आप जा रहे हो तो आपने बहुत कम स्ट्रेस लगाया है, लेकिन स्ट्रेन देखो ज्यादा बढ़ गई, थोड़ा सा ऐसे हुआ ना, देखो ऐसे है कर्व, आपने स्ट्रेस ज्यादा नहीं लगाया है। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो कुछ ऐसे स्ट्रेट ग्राफ होता ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बेटा? ये मैं ही बोल रहा हूँ। यस सर, समझ में आ रहा है। यस सर। ए तक जो बेटा है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, ए तक तो फॉलो हो रहा है। बी, ए से बी जब जा रहे हो, जैसे स्प्रिंग को खींच रहे खींच रहे खींच रहे खींच रहे खींच रहे खींच रहे, ए पे पहुंच गए। अब ए पे पहुंच गए तो यहां तक मेरा रूल फॉलो हुआ, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ए के बाद भी मैं बढ़ रहा हूं बढ़ रहा हूं बढ़ रहा हूं, मैं कहां पहुंच गया? बी पर। लेकिन ए से बी के बीच में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फॉलो नहीं हुआ। आपने स्ट्रेस कम लगाया लेकिन बॉडी में स्ट्रेन ज्यादा हुई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला लिमिट नहीं रहा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला लिमिट कहां तक खत्म हो गया? ए तक ही। लेकिन बी तक क्या है? इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब होता है कि इलास्टिक लिमिट का क्या होता है कि जैसे ही आप अपना डिफॉर्मिंग फोर्स हटाए, इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि किसी चीज पर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, या उस पर एक्सटर्नल फोर्स बोल लो। अगर आपने किसी चीज को डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है या एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो वो चीज खींच रही है, बट जैसे ही आप अपना फोर्स हटाओगे वो वापस से उसी शेप और साइज को एक्वायर कर ले, इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो बी तक आपने स्प्रिंग को खींचा 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 खींचा, आप बी पे पहुंच गए।
यानी बी तक के बाद अगर आप हटाओगे अपना डिफॉर्मिंग फोर्स, तो वो मटेरियल अपने उसी पोजीशन को, शेप एंड साइज को एक्वायर कर लिया जैसा वो पहले था। बी तक ये रूल फॉलो है। बी के बाद अगर आप बढ़ोगे, मेरी बात समझ रहे हो ना, यानी बी तक क्या हो गया, इलास्टिक लिमिट, यानी आपकी इलास्टिसिटी की लिमिट कहां तक है, बी तक है। ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट है, ए से बी बढ़ रहे हो तो प्रोपोर्शनल लिमिट फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर इलास्टिक लिमिट है, यानी आप एक स्प्रिंग को खींच रहे ए पे पहुंचे, यहां तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, फिर खींचे कहां पे पहुंचे, बी पे पहुंचे। अब यहां पर अगर आप बॉडी के में, माने यहां बी पर आप पहुंच गए, बी पर पहुंचने के बाद अगर आप अपना डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ा, तो बॉडी वापस उसी पोजीशन पर आ गई जहां वो पहले थी, बी तक। लेकिन जैसे बी के बाद आप बढ़े, बात समझ रहे कि नहीं, यस सर। तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आ जाएगा, यानी बी इज द लिमिट। बी के बाद भी अगर आपने स्प्रिंग को खींच दिया, तो हो सकता है वो स्प्रिंग वापस आए, लेकिन पूरी तरीके से वापस नहीं आएगी, कुछ ना कुछ उसमें खिंचाव रह जाएगा, यानी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को एक्वायर नहीं कर पाई, उसमें थोड़ा सा भी चेंज जरूर रह जाएगा। तो यहां पर देखो, बी पर अगर आप अपना डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो वो यहीं पे आ गया, लेकिन सी पर अगर आप पहुंच गए, तो ये इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट, यानी यहां के बाद बॉडी वापस तो आई, बट वो पूरी तरीके से वापस नहीं आई। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, यानी उसमें कुछ ना कुछ लिटिल सा ही चेंज लेकिन रह गया। जैसे स्प्रिंग को खींचा, बी तक पहुंचे, छोड़ा, वापस वैसे ही का वैसे ही आ गया। सी तक गए, छोड़ा, आया तो सही, लेकिन थोड़ा उस स्प्रिंग के अंदर खिंचाव रह गया, वो पूरा अपने जो आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। तो सी सर इज द, अब बोलिए। ये 1% का लिखा है। 1% का मतलब कि उसमें जो चेंज डिफॉर्मेशन है वो 1% से कम है, माने बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो पूरी तरीके से नहीं आ पाया, लेस देन 1%। ओके सर। समझ रहे ना, मतलब लिटिल सा वेरिएशन उसमें रह गया, यानी 99% तो आ गया, लेकिन 1% उसमें चेंज रह गया। अगर सी तक आप हैं तो इलास्टिक लिमिट मेरी कहां तक थी, बी तक ही थी। बी के बाद आप बढ़ गए तो पूरी तरीके से तो नहीं आ रहा है, तो बी के बाद हमारा रीजन क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, यस यानी सर। डिफॉर्मेशन रह जाएगा। बी तक अगर आप रहते तो डिफॉर्मेशन नहीं होता, पूरा का पूरा आ जाता। बी के बाद कुछ ना कुछ तो चेंजेस रह जाएगा उसमें परमानेंटली, तो आप कहां घुस गए हो, प्लास्टिक रीजन। अब बी के बाद भी घट रहता ना, डी पर चलेगा। डी पर जाने का मतलब क्या होगा बेटा, कि आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे चले गए, यानी डी पर जाने का मतलब आपने उस बॉडी पर मैक्सिमम स्ट्रेस लगा दिया, इससे ज्यादा बॉडी स्ट्रेस टॉलरेट नहीं कर पाएगी, अब उसका टूटना तय है। बात समझ रहे कि नहीं, है ना। यानी यहां पर जब आप खींच रहे एक ऐसे पोजीशन पे चले गए, अब बॉडी अपने आप को उसका, यानी यहां पर आपने उसका टूटना शुरू कर दिया, इनिशिएट कर दिया आपने, टूटना तय है। इसके बाद भी देखो, डी के बाद भी आपने स्ट्रेस तो कम कर दिया, देखो स्ट्रेस का ग्राफ नीचे आ रहा है, लेकिन अभी भी इसमें स्ट्रेन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे मैं चाउमीन वाउमीन खाओ है ना, अब वो खींच रहे आपने लिया, अब आप स्ट्रेस नहीं भी लगा रहे, फिर भी वो खींच के टूट गया, तो डी पर आपने उसको ब्रेकिंग दे दिया, यानी डी पर बॉडी पहुंचा तो उसका टूटना स्टार्ट हो गया, और जैसे वो ई पर पहुंचा, थोड़ा सा और आगे बढ़ा, डी पर टूटना तो उसका क्लियर हो गया, डी पर पहुंचने के बाद वापस नहीं आएगा, तय बात है, एकदम क्लियर है। डी पर जैसे पहुंचा उसका टूटना तय हो गया, तो टूटा नहीं है, थोड़ा सा और आगे की तरफ खींचा और टूट गया, यानी थोड़ा सा और आगे की तरफ ई पर गया और यहां पर वो क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। क्लियर है, समझ में आया स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। सर खुद ही खींच जाएगा, क्या बोल रहे हो, खुद ही खींच जाएगा। खुद ही खिंच जाएगा, खुद खिंच जाएगा वो, यानी कहते हैं कि डी पॉइंट के बाद वो लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, कोई मटेरियल जो लिक्विड की तरह बिहेव, फ्लो करेगा। हाँ अपने आप आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा। जैसे चाउमीन देख रहा हो ना, बढ़ गया थोड़ा सा बड़ा, तो समझ रहे कि नहीं, क्योंकि उसने आपने क्या दे दिया, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे दिया, तो खुद ही खिंच जाएगा वो, नहीं भी फोर्स लगा। यहीं पे आपने उसका टूटना इतना ना आपने फोर्स लगा दिया कि शुरू कर, टूटना ही है उसको। डी पॉइंट पर जाने का मतलब उसको टूटना है, वो आप फोर्स हटा भी दो, अपने आप थोड़ा सा और एक्सटेंड होगा। क्लियर है बेटा निखिल। यस सर।
ई पॉइंट पे जाके वो क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, ठीक है ना। तो ई पॉइंट हमारा क्या हो गया, यानी ई पॉइंट पे पहुंचा और वो बॉडी टूट गई, ठीक है ना। तो इसी के बेसिस पर मटेरियल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक क्या होता है, डक्टाइल। डक्टाइल किसको बोलते हैं बेटा? जो कि थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, तो थिन वायर में कन्वर्ट क्या मतलब, बहुत लंबा खींचेगा ना, अगर जल्दी टूट सर गया तो लार्ज डक्टाइल। प्लास्टिसिटी होगा। हाँ, ये क्या मतलब कि ये जो आप बी के बाद जा रहे हो, खींच रहे हो खींच रहे हो खींच रहे हो खींच रहे हो, पतला होता जा रहा है लेकिन टूट नहीं रहा, यानी डी बहुत बाद में। अगर डी जल्दी आ जाएगा, ये वाला डी अगर जल्दी आ जाएगा तो खींचे खींचे टूट गया, तो डक्टाइल नहीं हुई ना। डक्टाइल का मतलब क्या हो गया, आप उसको खींचते जा रहे हो, पतला होता जा रहा होता, टूट नहीं रहा, वो पतला होता जा रहा है। डक्टिलिटी, खींचते जा रहे हो खींचते जा रहे हो, तो इसका मतलब कि ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन बहुत आगे, यानी डी पॉइंट बहुत बाद में आज जाके आएगा। बहुत खींचोगे बहुत खींचोगे बहुत खींचोगे बहुत खींचोगे तब जाके टूटेगा। तो यानी डक्टाइल रीजन में क्या होगा बेटा, लार्ज, बोलो जरा, बोल रहा भाई, प्लास्टिक रीजन। लार्ज प्लास्टिक रीजन हो जाएगा बहुत बाद में जाके, है ना, बहुत लंबा प्लास्टिक रीजन होगा उसका। डी पॉइंट जो है ना, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो बहुत दूर में जाके आएगा, ठीक है ना। जल्दी आ जाएगा तो कहां से हुआ वो, ठीक है ना। सिमिलरली सेकंड नंबर में क्या होता है बेटा, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब जो कि जल्दी टूट जाएगा, जल्दी जिसका टूट ब्रेक गया। आपने खींचा खींचा खींचा, इलास्टिक लिमिट यहाँ पे छोड़ दिया, फिर थोड़ा खींचा खींचा, टक, यानी उसकी प्लास्टिक रीजन क्या होगी, जल्दी डी पॉइंट जल्दी आ जाएगा। हाँ, डी पॉइंट क्या हो गया, डी पॉइंट है बेटा, ये अर्ली आ गया, ज्यादा लंबा आप नहीं दे पा रहे हो, तो यानी ब्रिटल के लिए क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए, स्मॉल प्लास्टिक रीजन। वेरी गुड। सिमिलरली एक तीसरा नंबर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमर। इलास्टोमर का मतलब रबर जैसे सर। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वेरी क्लोज। लार्ज स्ट्रेन वो टोलरेट कर सकता है ना। यानी इलास्टिक रीजन क्या है, लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग, या इसको बोल सकते हो आप ओनली इलास्टिक रीजन। अब इसको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं, 2 मिनट और आपका टाइम लेंगे हम। ओनली इलास्टिक रीजन, नो प्लास्टिक रीजन। सर ये ब्रेक तो होगा ना कभी? अब बता रहा हूं ना, ब्रेक होगा कभी, वही तो मैं समझा रहा हूं। अब रबड़ का एग्जांपल ले लो बेटा। निखिल ने क्वेश्चन पूछा, ये किसने, निखिल ने पूछा, ये ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, खींच रहे खींच रहे खींच रहे खींच रहे खींच रहे खींच, टूटने से पहले ये डी पॉइंट जो है, ये बी वाला जो पॉइंट है, ये बिल्कुल डी के पास होगा। रबड़ एकदम टूटने वाला है, अभी भी आप छोड़ोगे तो वो अपने पूरे शेप में आ जाएगी कि नहीं, पिछले वाला में, बताओ हाँ या ना। आ जाएगी सर। एकदम हाँ, इलास्टिक के जस्ट पार्ट्स उसका ब्रेकिंग है ना। अभी भी देखो, खींच रहा हूं खींच रहा हूं खींच रहा हूं, अब टूटने वाला है रबड़, मतलब डी पे आप पहुंचने वाले हो, लेकिन अभी भी छोड़ोगे तो वो परमानेंट उसी में आ जाएगा जहां वो पहले था। तो यानी इसमें प्लास्टिक रीजन है ही नहीं, इलास्टिक है, और इलास्टिक तक आप गए, यानी लिमिट तक आप किनारे तक पहुंच गए हैं। यहां पर बी ही है, अभी भी छोड़ोगे तो उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा, वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। बट उसके बाद जैसे खींचोगे हल्का सा वो टूट जाएगा। समझे निखिल बेटा, आपका क्वेश्चन था ये। तो इसमें इसीलिए कहते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, ओनली इलास्टिक रीजन, लास्ट तक वो इलास्टिक ही है। यानी इलास्टिक के बाद आप 0.001% भी बढ़े कि वो टक से टूट जाएगा, लेकिन उस ब्रेकिंग तक पहुंचने तक ही भी वो इलास्टिक फॉलो कर रहा है। अगर वहां तक भी आप छोड़ दोगे तो वो सट से आ जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके सर। तो यही है हमारा आज का लेक्चर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वी विल मीट ऑन ट्यूसडे एंड आई होप वी विल मीट अगेन। थैंक यू।